गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यादव सर आपको पिछले टर्म पर पाठ 15 में पढ़ाया था पूंजीवादी पद्धति के बारे में, उसके लक्षण, उसके क्या कहते हैं लाभ और हानि के बारे में चर्चा किया था। आज मैं समाजवादी पद्धति के बारे में चर्चा करूंगा। तो समाजवादी पद्धति ये जो है एकदम बाजार पद्धति की उल्टा है। बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया था। चीन में अभी भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन रूस में ये व्यवस्था हट गई है। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति की एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राजतंत्र द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है निर्णय कि किस चीज़ का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, पूंजी कितना निवेश करना है, साधन कहाँ कहाँ लगाने हैं आदि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य खुद निर्णय लेता है। इन सब के बारे में समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। इसमें जिस तरह से बाजार पद्धति में लाभ को ध्यान में रखकर साधनों का बंटवारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका विरोधी है। समाज के कल्याण को ध्यान में, मतलब समाज के लोगों की आवश्यकता पूरी हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर समाजवादी पद्धति अपना जो है साधनों का बंटवारा करता है। चीज़ वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किस भाव से बेचना है, ये सब राज्य निर्णय लेता है। राज्य द्वारा निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। जो राज्य द्वारा संचालित कारखाने हैं उनके द्वारा उत्पादन की आवश्यक लक्ष्य को पूरा किया जाता है। कृषि भी राज्य की मालिकी की होती। खेती पर भी राज्य का अधिकार होता है, कारखानों पर अधिकार होता है। मतलब सब जितने भी उत्पादन के संस्थाएं हैं, खेत हैं, कारखाने हैं, सब पर राज्य का अधिकार होता है। जनता को कुछ अपना होता नहीं। श्रमिकों की उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है। मतलब कि जो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनसे काम लिया जाता है और उनकी कार्य करने की क्षमता के अनुसार उनको वेतन दिया जाता है। अब जो है समाजवादी पद्धति के लक्षण। समाजवादी पद्धति के लक्षण निम्नलिखित 4 हैं। पहला है उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती। जो भी उत्पादन के साधन हैं, चाहे कारखाना, चाहे ज़मीन हो, चाहे कोई मशीनरी हो, चाहे श्रमिक हो, ये सब जो भी उत्पादन के साधन है सब पर राज्य का अधिकार होता है। कोई चीज़ व्यक्तिगत नहीं होता है। दूसरा है अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थतंत्र में जो भी आर्थिक निर्णय लिया जाता है राज्य द्वारा लिया जाता है। मतलब कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, कच्चे माल कहाँ से जुटाना है, श्रमिकों को किस तरह से काम सौंपना है, उत्पादन कैसा करना है, कितनी मात्रा में करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सब निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य के द्वारा। तीसरा है आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। इसमें आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ को नहीं देखा जाता है, बल्कि समाज के लोगों का हित कितनी मात्रा में होता है, कल्याण कितना मात्रा में हो रहा है लोगों का, उसको ध्यान में रख करके सब निर्णय, आर्थिक निर्णय लिया जाता है। अब चौथा है श्रमिकों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है। श्रमिकों का कुछ नहीं होता है, खाली वो काम करते हैं और काम के अनुसार उनको वेतन चुकाया जाता है। तो श्रमिक को काम जो है इस सरकार सौंपती है। सरकार उनकी योग्यता के अनुसार काम लेती है और उनके काम के अनुसार उनको वेतन देती है। अब हम समाजवादी पद्धति के लाभ के बारे में देखेंगे। पहला है समाजवादी की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसमें समाज के लोगों के कल्याण को ध्यान में रख करके उत्पादन किया जाता है और इसमें
विलासिता की वस्तुएं, जैसे बाजार पद्धति में विलासिता की वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया है क्योंकि उसमें महंगी कीमत मिलती है, लेकिन इसमें विलासिता की वस्तुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। समाज के लोगों के हित की बात किया जाता है। अगला है, इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राय द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है। राय द्वारा उत्पादन का निर्णय लिया जाता है, इसलिए प्राकृतिक संपत्ति का बिगाड़ नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। अगला है, आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है। इस पद्धति में आम आय और व्यय, आय और संपत्ति क्या है, बाजार पद्धति अथवा पूंजीवादी पद्धति में बहुत सारे पैसे लोग इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग खाते खाते मरते हैं, कुछ लोग खाने बगैर मरते हैं। इस तरह आय की असमानता ज़मीन और आसमान की तरह होती है। लेकिन इसमें क्या है कि संपत्ति का समान रूप से बंटवारा किया जाता है। समाजवाद में जो भी संपत्ति होती है सबको समान रूप से वितरित किया जाता है। इसमें असमानता दूर की जाती है। ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। मतलब कि राज्य द्वारा उत्पादित वस्तुएं होती हैं, जो भी अच्छी हो कि खराब हो, और राज्य उत्पादन करता है। इसमें ग्राहकों से उचित कीमत ली जाती है। सरकारी दुकानों के माध्यम से उचित कीमत पर दुकानों को दिया, मतलब उचित कीमत पर उचित दुकानों से, सरकारी दुकानों से ग्राहकों को दिया जाता है। गुणवत्ता वाली वस्तु होती है, मिलावट वाली वस्तु कोई नहीं होती। जिस तरह अपने देखो रेशनिंग कार्ड की दुकानों के माध्यम से अपने यहाँ जो है केरोसिन है और ये सारी चीज़ें बांटी जाती हैं, तो इसमें कोई प्रकार का जो है वो नुकसान नहीं होता। ग्राहकों का स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। समाजवाद की मर्यादाएं अथवा कमियां, जो सीमाएं होती हैं, इससे अवगुण जो होते हैं, समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में कुछ कमियां भी हैं। अच्छाई और बुराई साथ साथ होती है, लेकिन इस पद्धति में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और थोड़ा बुराइयाँ भी हैं। कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन कौन सी कमियाँ, कौन कौन सी देखो सीमाएं हैं। इनमें पहला है, उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे सरकारी में बेदरकारी होती है, तो उसी तरह से सब सरकार का होता है, तो मन लगाकर जो श्रमिक होते हैं काम नहीं करते हैं, उत्पादन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। दूसरा है, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता है। इसमें हरीफाई नहीं होती, क्योंकि सब राज्य द्वारा संचालित होती हैं कारखाने, उत्पादन की इकाइयाँ जो होती हैं, इसलिए इसमें हरीफाई नहीं होता है, स्पर्धा नहीं होता। जिस तरह बाजार तंत्र में एक ही प्रोडक्ट का, एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो उनमें हरीफाई होती है, आपस में होड़ लगती है। हम अच्छा माल अपने मार्केट में गुणवत्ता वाला माल सामान उपलब्ध कराएंगे, हमारी साख और प्रतिष्ठा बाजार में बनी रहेगी। लेकिन इस समाजवादी पद्धति में सब सरकार उत्पादन करता है, इसलिए कोई स्पर्धा की बात नहीं होती है। अगला है, इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहता, अपने ढंग से कोई काम नहीं करता है, क्योंकि सब सरकार के गुलाम होते हैं और सरकार जैसा कहती है वैसा करना होता है। किस तरह की वस्तु को उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, मार्केट में कहाँ बेचना है, कच्चा माल कहाँ से लाना है, सब काम सरकार के आदेशानुसार होता है। इसलिए इसमें व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं होता है। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। इसमें राज्य का संपूर्ण हस्तक्षेप होता है, राज्य का इस पर प्रतिष्ठा होती है, राज्य का प्रभुत्व होता है। इसलिए क्या होता है, नौकर जो होता है नौकरशाही बन करके रह जाता है, जिसे लाल फीताशाही कहते हैं। सरकार जैसा कहेगी वैसा आपको करना होगा, इस तरह सरकार का गुलाम बन करके रह जाना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस समाजवादी पद्धति को आप अच्छी तरह से पढ़ना और बुक से भी पढ़ लेना, और जो मैं बताया इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना। धन्यवाद।